हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ठंड पड़ रही है। ठंड तो पड़ ही रही है। ठंड के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश। ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन बदलाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, सीज़न बदलते रहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे चैनल से या मैं जो इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान आप तक पहुँचा रही हूँ, उससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आना शुरू हुआ है या नहीं। भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी बता ही नहीं रहे हो। बताओगे तभी तो पता चलेगा ना कि कुछ फ़ायदा हो रहा है। कुछ तो अच्छा हो रहा होगा ना। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं उस बारे में कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। कुछ बेटर फील कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। और एक रिक्वेस्ट फिर से है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो खुद इस चीज़ का लाभ ना उठाएं, सिर्फ और लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। क्योंकि मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, मेरे चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज्ञान पहुँच सके जो ज्ञान पाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से पा नहीं पाते हैं। टाइम की कमी हो सकती है, संसाधनों की कमी हो सकती है, या फिर आने जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। खैर, इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आते हैं मुद्दे पर। तो आज है एंशिएंट हिस्ट्री की आपकी सेकंड क्लास, दूसरी कक्षा। जैसा कि कल हमने एक बेस रेडी किया था और हमने कहा था कि आज से हमारी जो असल पढ़ाई है एंशिएंट हिस्ट्री की वो शुरू होगी, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जैसे कल मैंने इतिहास की बात करी थी तो पहले उसका मीनिंग क्लियर किया था कि इतिहास होता क्या है। इसी तरह से पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहते हैं, विश्व में और भी सभ्यताएं, आपको ये जानना भी ज़रूरी है। यहाँ हम हमारे सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन और भी सभ्यताएं हैं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बारे में आप पढ़िएगा। मतलब कौन कौन सी सभ्यताएं, थोड़ा सा अपने कोर्स के अलावा थोड़ा सा अलग से नॉलेज लेना भी ज़रूरी होता है, उससे दिमाग खुलता है। तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि सभ्यता क्या होती है, सभ्यता किसे कहते हैं। सभ्यता से मतलब यहाँ वो नहीं जो हम नॉर्मल एटिकेट्स की बात करते हैं डेली लाइफ में कि आपको सभ्य होना चाहिए, आपके अंदर ये एटिकेट्स होने, नहीं नहीं, वो अपनी जगह है। पर यहाँ जो हम सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइजेशन, तो आप सोचो, वर्ड से ही क्लियर है। फिर एक याद रखने की ट्रिक छोटी सी बता रही हूँ। नो रट्टाफिकेशन। सिविलाइजेशन यानी कि जहाँ पे पहली बार हम सिविलाइज होके रहना सीखे, सिविलाइज होके रहना सीखे, ध्यान से सुनिएगा, सिविलाइज होके, उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। और हालांकि ये वर्ड किसी भी सभ्यता में आता नहीं है, लेकिन मैं याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ, मतलब याद रखने की छोटी स्टिक दे रही हूँ। आपने सुना होगा सिविल लाइन्स एरिया, ये अधिकतर कहाँ होता है, शहरों में होता है, गाँव में तो नहीं होता है ना। सिविल लाइन्स, आपको पता है सिविल लाइन्स एरिया पहले शहरों में कैसे बनने की शुरुआत हुई इनको। सिविल लाइन्स एरिया, हर शहर के कुछ ना कुछ पॉश एरिया होते हैं। तो पुराने टाइम में जब सिविल लाइन्स बनने की शुरुआत हुई तो वहाँ पे वो लोग रहते थे जो बहुत ही सिविलाइज्ड कहलाते थे, मतलब बहुत ही कह सकते हैं हाई कल्चर वाले लोग, अपर क्लास वाले लोग, समझ रहे हो। तो सिविलाइजेशन से माना सिविल लाइन्स। सिविल लाइन्स मैंने वर्ड क्यों दिया, यहाँ कोरिलेशन नहीं, आपको किसी बुक में सिंधु घाटी सभ्यता में सिविल लाइन्स वर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि सिविल लाइन से आप याद रख सकें सिविलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे सिविलाइज लोग रहते हैं। समझ रहे हो आप। और जैसे कि मैंने बात करी, सिविल लाइन्स चूंकि गाँव में तो होता नहीं है, शहरों में होता है। तो अधिकतर सभ्यता की जहाँ बात की जाती है वहाँ बात की जाती है नगरीय सभ्यताओं की, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन की। अब इसका मतलब ये नहीं गाँव के लोग सभ्य नहीं होते, लेकिन जहाँ हम गाँव की बात करते हैं वहाँ हम बात करते हैं संस्कृति की, जो कि सभ्यता से अलग है। जैसा कि वर्ड से ही क्रिया है, शब्द अलग है, संस्कृति और सभ्यता, तो मीनिंग भी अलग है। क्यों, अंतर कहाँ से आता है? क्योंकि गाँव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि, खेती,
या ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन। हालांकि अब टाइम बदल गया, लेकिन मेनली यही करते हैं ना। और शहरों में लोग क्या करते हैं? व्यापार, ट्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। तो जहाँ हम सभ्यता की बात करेंगे, वहाँ हम बात करेंगे अर्बन सिविलाइजेशन की। और आपको यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है, वो बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय सभ्यता या फिर फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नामों की। हाँ जी, इसके नामों की। नाम सुना होगा हड़प्पा संस्कृति। अधिकतर लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अलग पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति को अलग पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही एक्चुअली 4 नामों से जाना जाता है। मतलब वो 4 नाम ही कहीं ना कहीं इसके अलग अलग पार्ट हैं। वो 4 नाम हैं आपके। एक तो आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता ही हो गया पहला नाम। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आया? जो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे या आसपास जो सभ्यता विकसित हुई, सिविलाइजेशन विकसित हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? दूसरा इसका नाम है हड़प्पा संस्कृति। अभी उस पे भी आएंगे, हड़प्पा संस्कृति नाम क्यों पड़ा। तीसरा नाम है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। इस पे भी आएंगे, अभी पहले नामों की चर्चा कर लेते हैं। और चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य मतलब कांसा से रिलेटेड। तो जी ये तो हो गए इसके नाम। अब थोड़ा सा इसका पहले मैं बेस बनाती हूँ। देखो, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगी पहले उसका बेस बनाऊंगी, फिर आगे उस टॉपिक पर चलूंगी। क्यों? क्योंकि रटाना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बस जाए और किसी भी एग्जाम में वो अगर चीज़ आ जाती है तो आप उस चीज़ को 100% सही करके आओ। हाँ जी, तो हमने अभी बात करी कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और किसी इतिहासकार ने इसको, इस सभ्यता के उदय को पहली नगरीय क्रांति भी बोला। ये नोट करने वाली चीज है। उनका नाम था, जिन्होंने इसको पहली नगरीय क्रांति बोला, वो थे वी गार्डन चाइल्ड। बी गार्डन चाइल्ड। हिंदी में नाम रख लो इनका तो याद रहेगा। बी मतलब हम, नहीं, ये इनके नाम का मीनिंग नहीं है, बस ऐसे ही याद रखने के लिए। गार्डन मतलब बगीचा, चाइल्ड मतलब बच्चे। हम सब बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, ये याद रहेगी ना लाइन। तो वी गार्डन चाइल्ड ऑप्शन अगर आएगा तो आप टिक कर दोगे। कि पहली नगरीय क्रांति किसने बोला? वी गार्डन चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता किसने बोला? इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जॉन मार्शल ने। ये कुछ नाम होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैं नाम बता रही हूँ खाली। तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने नाम बताए, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो जैसा कि मैंने बता ही दिया, तो सिंधु या उसकी सहायक नदियों से मिलके बनी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे आती हूँ, जिसमें सबसे पहले है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, जो इसका एक नाम है। वो क्या होता है, क्या क्या इसमें होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सब। तो सबसे पहले मैं आती हूँ ताम्र पाषाण युग की बस्तियां। पहले मैं नाम क्लियर कर दूं, ताम्र पाषाण कैसे बना। देखो, ताम्र बोलते हैं तांबे को, तांबा। और पाषाण बोलते हैं, कल भी बात करी थी पाषाण युग की जब हम बात कर रहे थे, पाषाण बोलते हैं पत्थर या फिर स्टोन को। अभी तक हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? पाषाण युग। तो तब तक हम यूज कर रहे थे सिर्फ पत्थर का। अब चूंकि बताया था ना कल, होमो सैपियंस बन गए हैं, बुद्धि का यूज करना सीख गए हैं, तो पत्थर ही थोड़ा यूज करते रहेंगे। तो अब तांबा भी आ गया, तांबे की भी खोज हो गई। और ज्यादा दिमाग चलाया तो तांबे और पत्थर को मिला के चीजें बनाने लगे। तो जहां तांबे और पत्थर का मिला के प्रयोग हो रहा है, उस युग को बोलते हैं ताम्र पाषाण कालीन युग या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बस्तियों की। बस्तियों की मतलब ये कहाँ कहाँ पाई गई,
यानी कि इसके साइड्स, और इसमें ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे। देखिए आज मैं क्या कर रही हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एक तरह से ओवरव्यू, आउटलाइन, जैसे कि हमेशा मैं पहले वो देती हूँ जैसे आपको सिलेबस का दिया था ओवरव्यू, एंड इसमें से एक तरह से आप इसको पहले विस्तार में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और कल जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी, जो अधिकतर एग्जाम में आ जाते हैं। उससे क्या होगा, जब आपको एक ओवरव्यू रेडी हो जाएगा आज विस्तार में आप पढ़ लोगे इसको, तो कल जब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझ सकोगे, कोरिलेट कर सकोगे, और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं बस्तियों पे। तो सबसे पहले तो जैसे हमें नाम से क्लियर है कि इसमें तांबा और कांसा, वो सॉरी तांबा और पत्थर दोनों का यूज होता था। तो इसकी बस्तियां कहाँ कहाँ पाई गई हैं? एक तो पश्चिम मध्य प्रदेश में 3 जगह मेन रूप से पाई गई हैं। जो ये मैं बस्तियों के नाम बताती हूँ साइट्स के, इनको हमेशा नोट डाउन कर लिया करो। मालवा, कैथा, एरड़। मालवा, कैथा, एरड़, ठीक है, यहां पाई गई हैं। और एक है अहमदनगर जिला, पश्चिम महाराष्ट्र में है अहमदनगर जिला। इसमें कुछ जगहें हैं जैसे जोरवे, अजीब से नाम है, इनको नोट कर लीजिएगा, याद करने पड़ेंगे, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। ठीक है, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे संस्कृति मतलब जोरवे से जुड़ी तो जोरवे संस्कृति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कल हमने एक बात करी थी चिरांद, याद आया? चिरांद की बात करी थी, चिरांद जगह के बारे में क्या बताया था? अब वो अपने दिमाग पे जोर डालना, फिर याद करना, या जिसने नोट्स बनाए हो उसमें याद करना, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो चिरांद हमारा कहाँ है? चिरांद है हमारा बिहार में, ठीक है ना। और बिहार में ही एक जगह है सेनुवार, सेनुवार, सोनपुर और ताराडी। 3 जगह हैं, सेनुवार, सोनपुर और ताराडी। यहां पे भी ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, अब ताम्रपाषाण युग के क्या साक्ष्य पाए गए होंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या मिला होगा? क्या तांबा पत्थर ऐसे मिला हुआ, क्या बनाया गया होगा उनसे? तो उसमें हमें मिली है सपाट कुल्हाड़ियां, सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, ध्यान दीजिएगा, चूड़ियां और पत्थरें। ठीक है, एक मिनट, ट्विस्ट है, ये दोनों से मिलकर नहीं बनी, ये सिर्फ तांबे की मिली है, क्योंकि पहले तांबा आया होगा तभी तो तांबे और पत्थर को मिलाया होगा। तो तांबे से मिली हमें सपाट कुल्हाड़ियां मिली, चूड़ियां मिली, पत्थर मिली। ठीक है, हालांकि इसके साथ साथ एक चादर कांसे की भी पाई गई है, जिसपे हम बाद में आएंगे, कांस्य युगीन युग में। अच्छा, फिर क्या होता है, अभी हम तांबे की बात करते हैं। पहले तांबे की चीजें कहाँ 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 मिली है, फिर उससे मिली हुई फिर उससे पत्थर को मिला के चीजें जो बनेंगी उसकी बाद में बात करेंगे। तो क्या क्या मिला? कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और पत्थर। और इसी तरह से अभी हमने बात करी थी महाराष्ट्र के जोरवे जिले की, सॉरी जोरवे वाली नामक जगह की बात करी थी। वहां पे हमें क्या मिले हैं? ताम्र कुठार। ताम्र कुठार समझ रहे हो? तांबे का बना हुआ कुठार। और चंदौली में मिली तांबे की छेनी। ठीक है, ये तो कुछ चीजें मिली थी हमें तांबे की, और आगे जाके यही चीजें वो लोग बनाने लगे तांबे और स्टोन से मिला के। अच्छा, इस युग के लोगों की कुछ विशेषताएं थी। वो क्या विशेषताएं थी? कि गाय का मांस खाते थे लेकिन सुअर का मांस नहीं खाते थे। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मांस खाते थे, किसका मांस खाते थे? तो गाय का खाते थे, सुअर का नहीं खाते थे। ठीक है, गेहूं और चावल भी उपजाते थे, ये तो हम कल ही पढ़ चुके हैं कि खेती की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अब पहले तो केवल चावल की खेती के बारे में पढ़ा था कल हमने, लेकिन इस युग में अब ये लोग बाजरे की खेती भी करने लगे। तो ताम्रपाषाण युग की एक और विशेषता निकल के आई, गेहूं और चावल तो पहले से ही उग रहा था, अब बाजरे की खेती भी होने लगी। ठीक है, और
अभी जो हम बात करते हैं कि ये कुछ और चीज़ें बनाने लगे थे। कल हमने बात करी थी क्या, घर घर की बात करी थी कि ईंटें बनने लगी, पहिए का आविष्कार हो गया तो घर बनने लगे। तो ऐसी ताम्र पाषाण कालीन युग में एक जगह है, उस जगह का नाम नोट करिए, इनाम गांव। महाराष्ट्र में पड़ता है इनाम गांव। वहां पे हमें क्या क्या मिला है, वहां हमें चूल्हे मिले हैं, बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। बेसिकली हमें चूल्हे और घर मिले हैं इनाम गांव में। ठीक है, अभी हम कह रहे थे कि हम करेंगे बस्ती की बात, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। सबसे बड़ी बस्ती थी। इतनी बड़ी बस्ती थी उस टाइम की, ताम्र पाषाण युग की, कि इनमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। समझ रहे हो आप? तो अगर कभी क्वेश्चन आता है ताम्र पाषाण कालीन युग की सबसे बड़ी बस्ती क्या कौन थी, मतलब सॉरी कहाँ थी, तो वो थी इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये जो ताम्र पाषाण कालीन युग के लोग थे, खेती हो गई, घर बना लिए, कब्रें में मिल गई, बस्तियां मिल गई, बहुत कुछ मिल गया, चूड़ियाँ वगैरह पता नहीं क्या क्या। और तो और ये लोग कताई और बुनाई भी जानते थे। तो ताम्र पाषाण कालीन युग के लोग कताई और बुनाई भी जानते थे। अब ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि कुछ साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य क्या मिले हैं हमें? मिले हैं चरखे और तकलियां। कहाँ मिले हैं? मालवा में। ठीक है। और जो हम इनाम गांव की बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बस्ती है, तो हमें कैसे पता चलता है सबसे बड़ी बस्ती? एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि 100 से अधिक घर और कब्रें हैं। इसके अलावा वहां पे कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्प, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, ये सब कारीगर वहां दिखाई देते हैं। समझ रहे हो? ये इस बात के साक्ष्य है कि वो सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन युग की बस्ती थी। और महाराष्ट्र में लोग क्या करते थे, देखिए, हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं खुद बता दी हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कभी कभी ना जब हम इतिहास को, एंसेंट हिस्ट्री को कुछ मज़े ले लेके कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। अभी क्या कहूँ कि मैं कह दूँ ये बुक पढ़ लेना, तो शायद बुक पढ़ना इतना आसान नहीं होता, या वो वीडियो सुन लेना, मतलब वीडियो मेरा भी आप देख रहे हो, लेकिन मैं आपको एक कहानी के रूप में बता रही हूँ, जैसे छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है। सॉरी, और वीडियोस मुझसे भी बेटर बेटर हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपना स्टाइल बता रही हूँ। तो मैं एक तरह से, आप ये समझो आप छोटे बच्चे हो, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, इसको इंजॉय करो। ठीक है, और मेन पॉइंट्स इसमें से मैं खुद बताती जाती हूँ। तो महाराष्ट्र में लोग क्या करते थे, जो लाश होती थी ना, लाश, जो लोग मर जाते थे, उनको कलश में रखते थे और अपने घर में फर्श के अंदर ही गाड़ देते थे। ये उस युग की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है। और अब बात आती है, कल से हमने एक भी बात नहीं करी कि भैया बुद्धि आ गई, सब कुछ आ गया, पूजा पाठ शुरू हुआ कि नहीं हुआ, भगवान को जाने या नहीं जाने? तो भैया ताम पाषाण युग के लोग पूजा करने लगे। किसकी पूजा करते थे? मार्त देवी की। ये मार्त देवी की प्रतिमा भी हमें इनाम गांव में मिली है। अब आप समझ सकते हो इनाम गांव कितना इंपॉर्टेंट है उस युग के हिसाब से। वहां हमें क्या मिली है? मार्त देवी की प्रतिमा। और उस समय का सबसे बड़ा प्रतीक था धार्मिक पंथ का वृषभ, जिसको नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं साण। साण उस समय का क्या था? धार्मिक पंथ का प्रतीक था। और कई जगह पे हमें तांबे के कंगन मिले हैं, और कुछ बच्चों के गलों में तांबों के मनके के हार मिले हैं, जो दफनाया जाता ना लाशों को, तो उनके गले में पहने हुए तांबों के मनके के हार मिले हैं। तीर की नोक, बरछे के फल, बंसियां, सेल्ट, कंकन, छीनी, ये सब मिला है। ठीक है। तो मेनली आप समझ रहे हो कि अभी तक हम बात कर रहे हैं तांबे की, मतलब तांबे से बनी हुई चीजें, सॉरी चीनियां नहीं, चीजें, गलती हो गई। आगे तांबे और स्टोन से मिलके बनाने लगे, तभी तो इस युग की शुरुआत हुई, मतलब इस युग का नाम पड़ा। लेकिन इससे एक बात क्लियर होती है कि इन लोगों का मेन उद्योग क्या था? इन लोगों का मेन उद्योग था तांबे की वस्तुएं बनाना। अब पता चला इतनी सारी कहानी मैंने क्यों बताई, क्योंकि इससे ये पता चला कि इस युग के ताम्रपाषाण कालीन युग के लोगों का मेन
व्यापार क्या था? वो था तांबे की वस्तुएं बनाना। अब मैं एक चीज़ बता दूं, मतलब दो साइट्स बता रही हूँ मेन, बहुत ज़्यादा, जो कि अक्सर एग्जाम में आती हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है राजस्थान का कालीबंगा और दूसरा है हरियाणा की बनावली। कालीबंगा एंड बनावली, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कालीबंगा और बनावली। वहाँ हमें प्राक हड़प्पीय अवस्था, प्राक बोलते हैं हड़प्पीय अवस्था की जो शुरुआती दौर होता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। और वो किसके साक्ष्य हैं? तान पाषाण युग के साक्ष्य। तो कभी भी आता है कि तान पाषाणिक युग के सबसे स्पष्ट साक्ष्य, सबसे क्लियर साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वो इंपॉर्टेंट दो साइट्स हैं, राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा की बनावली। समझ लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, तार पाषाण संस्कृति के युग की, सॉरी सभ्यता के युग की हम लोगों ने विशेषताओं की तो बात कर ली, क्या क्या बनता था, उनका व्यापार क्या था, कौन सी मेन बस्ती थी। पर हर युग के सभ्यताओं की कुछ विशेषताएं होती, तो कुछ दुर्बलताएं भी होती हैं। इनकी दुर्बलता क्या थी कि इस युग के लोग जो भेड़ बकरी पालते थे ना, उन्हें अपने आंगन में बांध के ही रखते थे। क्यों बांध के रखते थे? क्योंकि ना भाई उस समय वो मांस तो खा रहे हैं ना, तो इतनी बुद्धि अभी भी नहीं आई थी कि उससे दूध बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा कि घी और दूध भी बनने लगा, नहीं। वो इसलिए बांध के रखते थे, पहले इन्हें खिलाओ पिलाओ, मोटा ताजी करो, काटो और पकाओ और खाओ। तो ये इनकी दुर्बलता थी। दुर्बलता का मतलब एक तरह से पशु को खाना इनकी मजबूरी कह लो या कमजोरी कह लो, क्योंकि खेती में भी कुछ लिमिटेड चीज़ें ही बना रहे हैं, अभी उगा पा रहे हैं। साग सब्जियां उगाना भी अच्छे से नहीं आई है उनको, अभी पढ़ा ना हमने क्या क्या चीज़ें उगा रहे हैं। तो और क्या खाएंगे? फिर पशु ही तो खाएंगे। तो पशु खाएंगे, अब पशु का शिकार तो करना उन्हें छोड़ दिया या फिर पशुपालन शुरू कर दिया। तो पशुपालन किस वजह से शुरू किया यहाँ पे, ये क्लियर होना जरूरी है। दूध और घी बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए। ठीक है। ओके, ये हमारा तान पाषाण कालीन युग था, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आते हैं हम हड़प्पा संस्कृति प्लस कांस्य युगीन संस्कृति, इन दोनों को हम मिला के ही पढ़ेंगे। क्योंकि वैसे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, या फिर तान पाषाण कालीन युग, या फिर ताम पाषाण कालीन सभ्यता, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है। लेकिन मेन पार्ट जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा संस्कृति है। समझ रहे हो? वो एक छोटा सा पार्ट था ताम पाषाण कालीन युग, उसमें जितना हम पढ़ सकते थे पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कुछ नहीं था। पर मेन पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा है हड़प्पा सभ्यता, और इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता के साथ मिला के पढ़ेंगे। समझ रहे हो आप? तो हड़प्पा सभ्यता ये समझ लो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के साथ मिला के क्यों पढ़ेंगे, जबकि ये दो अलग अलग नाम है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग किया गया। तो कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति ही एक तरह से कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट साइट्स आने वाली हैं सबसे शुरू में, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाम है इसमें ब्रिटिश अभियंता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने क्या करा? उन्होंने सबसे पहले साल 1853 में हड़प्पा संस्कृति की क्या देखी? एक मोहर देखी, जिसको इंग्लिश में बोलते सील। फिर से लाइन रिपीट कर रही हूं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर सबसे पहले देखी। अभी अभी यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति क्वेश्चन ही नहीं हुई है, पॉइंट नोट कीजिएगा। उन्होंने सिर्फ मोहर देखी, सील देखी। ये बात है 1853 की। अब इसके बाद 1921 में
हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई तो किसने की? वो इंपॉर्टेंट नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी, जिन्होंने क्या किया? हड़प्पा संस्कृति की खुदाई शुरू की 1921 में। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट साइट्स तो अभी निकल के आए। पहले आया हड़प्पा जिसकी खुदाई शुरू हुई, और दूसरा है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की राखल दास बनर्जी ने। तो तीन इंपॉर्टेंट नाम अभी तक निकल के आए हैं, फिर से नोट कर लीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले मोहर देखी हड़प्पा संस्कृति की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की खुदाई शुरू की, सॉरी हड़प्पा संस्कृति की नहीं, गलत शब्द, हड़प्पा नामक साइट की खुदाई शुरू की। और फिर राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है F.A. खान। F.A. खान, F.A. खान ने भी खुदाई शुरू की। कहाँ की? सिंधु घाटी के पास एक नाम है कोट दीजी। कोट दीजी, क्योंकि बात तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता की ही कर रहे हैं मेनली, तो सिंधु घाटी के आसपास भी तो खुदाई होगी या नहीं होगी? तो सिंधु घाटी के पास एक स्थान है कोट दीजी, उसकी खुदाई किसने की? F.A. खान ने। F.A. खान ने। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों पड़ा। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों पड़ा? इसका नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि 1921 में सबसे पहले खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। कहाँ की सबसे पहले? हड़प्पा। तो हड़प्पा नामक स्थल पे सबसे पहले खुदाई शुरू की गई, इसलिए इस संस्कृति का नाम पड़ा हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, दूसरा जो मैंने स्थल बताया था मोहनजोदड़ो, तो उसका मतलब जान लीजिए। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, बहुत ही अजीब मतलब है, प्रेतों का टीला। जहां मतलब एक ऐसा टीला जहां पे प्रेत रहते हैं। ठीक है, और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो मेन हो गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरा जो मेन स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, पहला हो गया हड़प्पा, दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, तीसरा था चहुंदड़ो। क्या था? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो तीसरा था, चहुंदड़ो, और चौथा नगर था लोथल। तो चार इंपॉर्टेंट साइट्स नोट करिए हड़प्पा सभ्यता की। पहला हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, तीसरा था चहुंदड़ो, और चौथा था लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और पांचवा नगर है, सॉरी पांचवा भी नोट कर लीजिए, कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा, और कालीबंगा का मतलब होता है, काली का मतलब काला और बंगा का मतलब चूड़ियां, मतलब काले रंग की चूड़ियां। और छठा स्तर है बनावली, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, हरियाणा का बनावली। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हड़प्पा सभ्यता की 6 मेन साइट्स, जिसमें कि शुरू की 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 6 नोट कर लीजिए। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चहुंदड़ो, चौथा है लोथल, पांचवा है कालीबंगा, और छठा है बनाबली। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ साइट्स हैं जहां पे कुछ चीजें मिलती हैं, पर ये 6 इंपॉर्टेंट साइट्स थी। जैसे कि गुजरात में ही एक धौलावीरा जगह है, वहां पे कुछ किले पाए गए हैं, और एक जगह है राखीगढ़ी, वहां पे भी कुछ हड़प्पा संस्कृति की से रिलेटेड किले वगैरह पाए गए हैं, कुछ आर्किटेक्चर्स पाए गए हैं। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका ही एक नाम है हड़प्पा संस्कृति, हम पढ़ तो वही रहे हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, याद है या नहीं, भूल गए? उसी का एक नाम है हड़प्पा संस्कृति। वो क्या थी? पहले ही बोला था, अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता थी तो इसकी कुछ नगर योजना प्रणाली रही होगी, किस तरह से वो नगर बसाया गया था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके जो घर बने थे ना,
घर समझ लीजिए, या बिल्डिंग बनी थी, जो भी बिल्डिंग्स बनी थी, भाई कोई भी अर्बन सिविलाइजेशन होती है उसमें बिल्डिंग्स होती हैं, चाहे वो टेढ़ से लेढ़ बिल्डिंग हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो। तो जो बिल्डिंग्स बनी थी ना, वो ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। ग्रिड की तरह मतलब एक जाल की तरह बिछे हुए थे, समझ रहे हो ना। और वहां के जो शासक थे वो दो बातों में बड़े कुशल थे। एक तो मजदूर जुटाने, भाई मजदूर जुटेंगे तभी तो ये बिल्डिंग्स बनेंगी, और कर संग्रह करने मतलब टैक्स वसूलने में। कहते हैं ना, जितना टैक्स आएगा सरकार के पास उतना ही तो ज्यादा वो डेवलपमेंट करेंगे। तभी तो ये उस समय की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी, यानी कि उस समय टैक्स वसूला जाता होगा ज्यादा। और जो मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट साइट्स बताई थी, मोहनजोदड़ो क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जिसमें एक मिला है बहुत बड़ा स्नानागार, जिसे आज की डेट में हम बोलते हैं स्विमिंग पूल, वो भी सार्वजनिक स्थल यानी कि पब्लिक स्विमिंग पूल। और मोहनजोदड़ो में ही एक सबसे बड़ी इमारत बनी है अनाज रखने का कोठार। तो याद रखिएगा, हमें क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो में। एक स्नानागार मिला है हमें, जिसे बोलते हैं स्विमिंग पूल, अनाज रखने का कोठार मिला है, ठीक है। और हड़प्पा जो हमारी पहली साइट थी, उसमें 6 कोठार मिले हैं। 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों से बने चबूतरों पर 2 पांतों में खड़े हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 6 कोठार मिले हैं हमें अन्न रखने के, मतलब अनाज रखने की। अच्छा अभी तक हम जब कल पाषाण काल की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि पहिए की खोज हो गई। अब जब पहिए की खोज हो गई, इतना डेवलप हो गए, अर्बन सिविलाइजेशन पे हम आ गए हैं, तो उस पहिए से कुछ और भी नया बना होगा। जी हाँ, तो इस सिविलाइजेशन में हमें मिलते हैं हल। क्या मिलते हैं? हल। कैसे मिलते हैं? क्योंकि जो हमने एक साइड की बात करी थी कालीबंगा राजस्थान, वहां पे हमें हल रेखा देखे गए हैं। हल रेखा, या जैसे बोलते हैं कूड़, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। समझ रहे हो किस हद तक अर्बनाइजेशन हो गया। हाँ पता है आज की डेट में हल जो है गांव तक सीमित है, लेकिन आप उस समय के हिसाब से सोचो ना, जब पहिए की नई नई खोज ही हुई है अभी पाषाणकालीन युग में, और इतनी जल्दी उन्होंने हल बना लिए। और जहां तक लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। क्या क्या उगाते थे ये, जब भी बात आती कृषि की तो हमें यह पता होना चाहिए कौन सी सभ्यता के लोग क्या क्या उगाते थे। जैसे अभी मैं ताम पाषाण काल युग में मैंने बताया था क्या क्या उगाते थे, तो इसी तरह हड़प्पा संस्कृति में या कांस्य युगीन संस्कृति में सिंधु सभ्यता के लोग उगाते थे गेहूं, जौ, राई, मटर। क्या? गेहूं, जौ, राई, मटर, ठीक है। और साथ में तिल और सरसों भी उपजाते थे। यानी कि अगर वैसे बात करें हम अनाज की, तो गेहूं, जौ, राई और मटर। और जो तेल से रिलेटेड चीजें होती हैं, ऐसे याद रखोगे ना, तिल